So students, welcome back in the second part of this video. The chapter is biotechnology processes, principles and processes. So we have in the first part, or in the first video, we have discussed about the concept and the, about the various tools of the genetic engineering or the biotechnology and the various principles on which the biotechnology is based. So now we will move further, and we will discuss about the restriction enzymes in this video. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया गया था कि किस तरीके से जो है हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए जो है बना सकते हैं और उससे हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, या कोई ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट जो मैनकाइंड के लिए फ़ायदेमंद है उसको हम बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो टूल्स हमें चाहिए थे उसका एक ब्रीफ व्यू हमने अपने पहले वीडियो में देखा था। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, और इस बहुत छोटे को जो हम ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं, ना ही बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना इसको बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो है इसको काटना या जोड़ने कैसे पॉसिबल होता है, तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दे बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस क्लास ऑफ एंजाइम। ओके, तो ये जो है आपने शायद पहले जो है 11th क्लास में जो चैप्टर था हमारा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ओके, एंड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है? जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो मेनली क्या होता है कि जो आपका डीएनए है, मान लीजिए आपका एक डीएनए है, ये आपका एक डीएनए है, ओके, ये डीएनए है। तो इस डीएनए को हमेशा कहाँ से काटेगा? एंड से काटेगा, इधर से काटेगा। ये इंटरनल कट्स मतलब कि नहीं काट सकता। इसको काम करने के लिए फ्री एंड्स चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर डीएनए है इस तरह का, ओके, इस तरह का सर्कुलर डीएनए है, तो ये इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस आपका इंटरनल कट्स नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इसको काम करने के लिए फ्री एंड्स चाहिए। ये फ्री एंड्स चाहिए इसको, ये फ्री एंड्स चाहिए इसको। तो अगर इसमें फ्री एंड नहीं होगा तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो है हम ऐसे अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर डीएनए है और इंटरनल कट्स लगाने हैं तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो है क्या? वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस इट कट्स स्पेसिफिक पोर्शन विद इन द डीएनए, मीन्स ये डीएनए के अंदर इंटरनल कट जो है वो लगाता है। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हम बात बताना चाहते हैं कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो मेनली डीएनए की जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज़ किए जाते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ ज़्यादा है। वो क्यों है वो हम बाद में बताएंगे, पर फिर भी अभी आप ये समझिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं। अब क्यों यूज़ किए जाते हैं ज़रा वो भी देख लीजिए आप। वो ये इसलिए है क्योंकि देखिए ये इंटरनल कट्स लगाते हैं और स्टिकी एंड बनाते हैं। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि भी वो किस लिए होता है, पर फिर भी अभी हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम होते हैं, और उसको नाम देने के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो इट रिप्रेजेंट्स द जीनोमिक नेम, एंड द सेकेंड two letter represent the species name of the prokaryotic cell from which the enzyme was isolated। मीन्स जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल है इको R1। तो ये जो इको R1 है ये क्या है? ये एक एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ई इज द जेनेरिक नेम, और यू कैन से जीनोमिक नेम, जीनस का नाम है जो एस्केरेशिया आता है। एंड CO इज द कोलाई। जो अगले दो नाम होते हैं CO, तो E इज द जेनेरिक नेम दैट इज कम फ्रॉम द एस्केरेशिया, एंड CO जो है वो कहाँ से आया है? वो आया है कोलाई से, ठीक है। और R जो है वो किसका है? R इज द नेम ऑफ द स्टेन,
इसका नाम है स्टेन। जो स्टेन मतलब कि जो बैक्टीरिया के आपको पता है कि अलग अलग स्टेन होते हैं। जैसे आपने अगर मान लीजिए पहला जो है, इसके अलावा मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने पढ़ा था कि जो आर टाइप और एस टाइप जो स्टेन थे बैक्टीरिया के, तो वैसे ही अलग एक बैक्टीरिया के अलग अलग स्टेन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आर इज़ द नेम ऑफ द स्टेन, तो आर स्टेन है ये। एंड जो उसके आगे जो रोमन नंबर होता है, दैट इज़ द 1 2 3, इस तरीके से जो नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, द 1 इज़ द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब एक बैक्टीरिया से हम जो है बहुत सारे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए होते हैं, पर उनमें से पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, किस ऑर्डर में जो है इसको रिकवर किया गया था, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि एस्केरिशिया कोलाई आर स्ट्रेन में से जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था उसको हम कहते हैं इको R1। चलिए, तो नेक्स्ट हम बताते हैं अब आपको कि स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसा कि ये बता रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से एक्ट करता है, तो देखिए ये किस तरीके से एक्ट करता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को जो सीक्वेंस होता है उसमें स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट से ही काटता है। बाइंड एंड कट स्पेसिफिकली ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। मतलब क्या है, मैं अगर आपको बताऊं कि जो ये डीएनए है आपका, है ना, डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको पता है कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और उसके अंदर जो है जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, तो इसके अंदर डीएनए के अंदर इधर भी कट लगाएगा और इधर भी कट लगाएगा, मीन्स ये दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाएगा। तो इसलिए ठीक है। और दूसरा, ये जो जहाँ पे कट लगाता है वो स्पेसिफिक साइट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। मतलब पहचानता है कि यहाँ पर काटना है और उसके बाद वहीं पर ही कट लगाएगा, उसके अलावा ये दूसरी किसी भी जगह रैंडम कट्स नहीं लगाते। ये जो है क्या होते हैं, ये आपके स्पेशल साइट्स होती है जिनको हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं या रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। ओके, ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या होता है, वो पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। तो पैलिएंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, पैलिएंड्रोमिक का मतलब होता है कि भैया आपने बहुत सारी पहेलियाँ पढ़ी होंगी या जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछी जाती है कि 3 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो यानी कि आप इसको आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें वो समान होता है। ठीक है, तो अब आगे से और पीछे से यहाँ पे मतलब क्या है कि डीएनए के स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन, ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे गलती यहीं पे करते हैं इसकी डेफिनेशन देने में कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो वहाँ पर जो है वो उसको स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो यही है कि पैलिएंड्रोमिक जो सीक्वेंस होते हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड की अगर ओरिएंटेशन सेम रखी जाए तो पढ़ने में सेम होते हैं। मतलब ओरिएंटेशन कि हम इसको 5 डैश से लेकर के 3 डायरेक्शन में पढ़ना है, 5 डैश से 3 डायरेक्शन में पढ़ना है। तो ये है GAATTC। तो अगर दूसरे स्टैंड पे भी जब हम इसको 5 डैश 3 डायरेक्ट ओरिएंटेशन में पढ़ेंगे, 5 डैश से 3 डैश एंड में पढ़ेंगे तो GAATTC ही होगा। तो ये जो है इस तरीके से जो है हमारा क्या है, ये पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहलाते हैं। तो पता चल गया। जैसे एक एग्जांपल है दैट इज द मलयालम। ओके, तो ये जो मलयालम है ये क्या है, एक पैलिएंड्रोमिक शब्द है। इसको आगे से पढ़िए, चाहे आप इधर से पढ़िए चाहे आप इधर से पढ़िए, दोनों तरफ से जो है क्या है इसका और शब्द जो है सेम है, MALAYALAM। इधर से पढ़ोगे तो MALAYALAM। तो जो है ये एक पैलिएंड्रोमिक शब्द है। ऐसे बहुत सारे पैलिएंड्रोमिक डेट्स, पैलिएंड्रोमिक शब्द आपने जो है समय समय पर जो है सुनते रहते होंगे या आप इनके बारे में आपने देखा भी होगा। जैसे हिंदी में है जलज, जलज मीन्स कमल। तो यहाँ पे देखिए जलज, इधर से भी पढ़ेंगे तो भी जलज। तो जो है इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, वो पैलिएंड्रोमिक कहलाते हैं। तो जो ये जो नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये करते क्या हैं, ये हमेशा ऐसी जगह पर पहचानते हैं
या ऐसे जगह पर उस डीएनए को पहचानते हैं जिसमें क्या करते हैं, जहाँ पे एक अगर ओरिएंटेशन को सेम रखा जाए तो क्या होगा कि जो ओरिएंटेशन को सेम रखने पर दोनों तरफ से वो सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं पैलियोएंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ज़्यादातर क्या, मोस्टली जितने भी हैं ये आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो करते क्या हैं, वो पैलियोएंड्रोमिक साइट से ही डीएनए को काटते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलियोएंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन सेम two base of the opposite strand leading to the formation of single stranded portion at the ends, that is called the sticky ends hydrogen bonds with their complementary cuts counterparts DNA ligase। इसका मतलब क्या है कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जैसे आपने पढ़ा GAATTC, ओके, तो ये आपने जब इसको पढ़ा कि ये है T और C, अगर हम इधर से भी करेंगे तो GAATTC। अब इसको काटना है, काटेगा सेम जगह से, जैसे ये यहाँ पे काटेगा, मान लीजिए ये इस जगह से काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, GA के बाद काट रहा है, तो यहाँ पर भी जो अगला जो कट लगाएगा ये यहाँ पे काटेगा, यानी GA के बाद ही काटेगा। ये इस तरीके से नहीं काटेगा कि बिल्कुल ये सेंटर में से यहाँ से काट लेगा, नहीं, ऐसे नहीं काटेगा। ये कहाँ से, सेंटर से थोड़ा सा अलग होकर के ये यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से काटेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ये GA तो जिस स्ट्रैंड में आ रहा था उसमें जाएगा, ये अलग हो गया, और उसी तरीके से जब इसने यहाँ पे काटा तो ये स्ट्रैंड अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो पेयर्ड है, पर यहाँ पर क्या हो गया, चूंकि ये वाले जो है आपके स्ट्रैंड्स ये अलग हो गए, तो ये वाला अनपेयर्ड रह जाएगा। समझ में आ गया नहीं, ये वाला अनपेयर्ड रह जाएगा, मीन्स इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, पर वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर है वो हट जाएगा। उसी तरीके से ये जब ये यहाँ से काटेगा तो ये तो दोनों पेयर्ड है, पर ये दोनों क्या है, ये अनपेयर्ड है। और जैसे ही ये दोनों वापस से पास आएंगे ये चिपक सकते हैं एक दूसरे के, पर किसकी प्रेजेंस में चिपकेंगे, ये डीएनए लाइगेज इसको चिपकाएगा या जोड़ेगा। तो जब डीएनए लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो इनको वापस से चिपका देगा, तो इसलिए इनको कहते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मतलब जैसे ही अभी हमने आप इनको काट के अलग कर दिया, पर जैसे ही कोई चीज़ आप डीएनए लाइगेज डाल करके इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया नहीं, तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस तरीके से इनको काटा और ये क्या हो गए, ये इन्होंने ये फ्लंग मतलब ये ओवरलैपिंग एरियाज जो है ये जो है अनपेयर्ड रह जाते हैं, जो बिल्कुल पास आ जाते हैं, पास आते ही चिपक जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्टिकी एंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और अब हम बताएंगे आपको कि जितने भी अलग अलग जो एंजाइम होते हैं वो उनकी साइट जो होते हैं काटने के लिए, रिकॉग्निशन साइट वो अलग अलग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम की अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होगी, नहीं, एक एंजाइम के लिए सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होती है, वहीं से ही काटता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है एस्केरिशिया कोलाई इको जो एंजाइम है इको R1, इस ये जो है ये इसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वो क्या है, GAATTC। उसी तरीके से ये अलग अलग डिफरेंट एंजाइम दिए हुए हैं और इनकी कौन कौन सी रिकॉग्निशन साइट है ये उनके बारे में दिया हुआ है, पर मेनली जो है हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, वो यही है, एक एस्केरिशिया कोलाई के बारे में दिया गया है और बाकी के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। ओके, तो ये तो हुआ। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पे देखिए, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो इन रिकॉग्निशन साइट के बिल्कुल सेंटर में से काटते हैं। सेंटर में काटने की वजह से क्या हो जाता है कि इनके अंदर जो अनपेयर्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाले जो होते हैं वो नहीं रह पाते, यानी जो अनपेयर्ड कॉम्प्लीमेंट्री या जो बेसिस होते हैं ये नहीं रह पाते। तो इसलिए ऐसे जो एंजाइम होते हैं जो इस तरह के कट्स लगाते हैं, उन कट्स को हम बोलते हैं ब्लंट एंड। क्यों? क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के बाद अगर हम डीएनए लाइगेज डालेंगे तो भी क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसको जुड़ने के लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है अनपेयर्ड बेसिस है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जब चलेंगे तो ये बता रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है हम यूज़ दैट इज़
इट इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, कंपोजिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ओके, मीन्स हम इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का, इनका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, अलग अलग जो है डीएनए की कंपोजिशन बनाने के लिए, जो हमने अलग अलग सोर्स से लिए हैं। मतलब कि अगर हमें मान लीजिए चावल के अंदर, अगर हमने चावल है मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें स्टार्च ही होता है, अगर हमें उसके अंदर प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना है तो प्रोटीन वाला जीन हमें कहीं और से लेके आना पड़ेगा, और वो ला करके हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब देखिए क्या होता है कि अभी हमने डीएनए के बारे में, जब आपको रेस्ट्रिक्शन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट काटेंगे। ओके, जब वो काटेंगे तो उससे क्या होगा, किससे काटेंगे, हम हमेशा हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे। उससे क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें। अब उसी डीएनए को हम क्या करेंगे, या सॉरी उसी जीन्स, जो हमारा एंजाइम है, उसी एंजाइम से हम अब किसको काटेंगे, जो हमारा वेक्टर है यानी प्लाज्मिड है उसको काटेंगे, तो उसमें भी स्टिकी एंड बनेंगे। और वो स्टिकी एंड जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो हम बाहर से लेके आए यानी प्रोटीन का जीन है वो, और जो चावल का अंदर, जो चावल का जो जीनोम है उसके अंदर जो स्टिकी एंड है, वो दोनों का जो अनपेयर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और आपस में आसानी से किस जुड़ जाएंगे, क्यों जुड़ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द डीएनए लाइगेज। तो यही बात इसमें बता रखा है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए, हमने इसको काटा, काटने पर क्या हुआ, इसके अंदर ये स्टिकी एंड बने, और जो हमारा फॉरेन डीएनए है, ये देखिए ये फॉरेन डीएनए, इसको भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है, तो उसमें क्या बनेगा, सेम टाइप के स्टिकी एंड बनेंगे जो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और डीएनए लाइगेज लाने पर वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। चलिए तब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें बताया गया है कि फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है। फॉरेन डीएनए को हमें करना क्या है, फॉरेन डीएनए को हमने एक रेस्ट्रिक्शन, और वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है। इसके बाद क्या होगा, इसमें भी स्टिकी एंड और इसमें भी स्टिकी एंड, और एक लाइगेज एंजाइम की सहायता से हमने इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने जो डालना है किसमें, एक होस्ट में डाला। अब होस्ट का सेल जैसे जैसे डिवाइड होगा वैसे वैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होगा, और वो उस सेल को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, और हमें हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जो है बताते हैं कि आगे क्या है। देखिए अब एक्चुअली क्या है कि जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो है अलग अलग स्टेप्स थे। पहले हमने क्या किया कि आपका जो डीएनए है उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें उस डीएनए के टुकड़े करने हैं। क्यों करने हैं, उसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, ताकि जो हमें चाहिए वो हम अलग कर सके और जो नहीं चाहिए उसको हटा सके। अब वो जो टुकड़ा जो आपको चाहिए, क्योंकि डीएनए के आपने टुकड़े कर लिए, अब उस टुकड़े में से जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब आप उसको कैसे अलग करेंगे, उसके लिए जो है देखिए आपको जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इलेक्ट्रोपोरेसिस भी बोल देते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या है, वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्या है, दैट इज यूज टू फॉर द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, और यू कैन से द जीन ऑफ इंटरेस्ट, उनको अलग करना है आपको। तो इसके ये क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको थोड़ा सा हम बताएंगे कि, तो इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है आप पता कीजिएगा कि डीएनए के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। ओके, अब देखिए जब ये डीएनए है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर मान लीजिए इस डीएनए को अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दें, या एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में छोड़ दें, तो क्या होगा क्या कि जो डीएनए है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है चूँकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और वो जो है आपके एनोड की तरफ मूव करेगा।
अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें एक मैट्रिक्स या एक मीडियम यूज़ करना पड़ता है। मीडियम या मैट्रिक्स जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो वो क्या होती है मैट्रिक्स, वो होता है अगारोस जेल। अगारोस एक नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको हम अगार अगार भी बोल देते हैं, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है, सीवीड से। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कौन सी एल्गीज है जिनसे ये प्राप्त होता है, आप 11th क्लास में जा कर के देख सकते हैं। ओके, अब देखिए जब हम डीएनए को काटते हैं तो सारे डीएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो सारे एक साइज़ के नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वो अलग अलग साइज़ के होंगे। ओके, अलग अलग साइज़ के होंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये डिफरेंट साइज़ के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है इसको किस में डालते हैं, जेल में डालते हैं। कौन से जेल में, अगारोस जेल में। अगारोस जेल पोरस होता है, उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। और अब जो है इस जेल प्लेट को या इस जेल स्लैब जिसको बोलते हैं हम, इस जेल स्लैब को हम क्या कर देते हैं, एक मीडियम में, बफर मीडियम में रखते हैं और इसको ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, ऊपर की तरफ इसमें नेगेटिव यानी कि कैथोड लगा दिया जाता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसमें एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। चूँकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड की तरफ जाएंगे, और आपको पता है कि छोटे साइज़ वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे, और जो बड़े साइज़ के हैं वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे मूव करेंगे। तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो जो बड़े फ्रेगमेंट है वो पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे फ्रेगमेंट आगे चले जाएंगे, और छोटे और आगे चले जाएंगे, और छोटे और आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो अब जो है द सेपरेटेड डीएनए आर स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड। एक बात, ये क्वेश्चन आप ये ध्यान लीजिए कि इनको जो आपके जेल में क्या किया जाता है, एक डाई का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एथिडियम ब्रोमाइड, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई आपके जो है, चूँकि डीएनए बहुत छोटा है वो आपको नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देगा। अब वो फ्रेगमेंट्स कहाँ तक पहुँच गए ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस जेल स्लैब को हम यूवी रेडिएशंस में एक्सपोज करते हैं, तो आपको जो फ्रेगमेंट्स है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ओके, कहाँ पे कैसे दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के, कहाँ दिखाई देंगे, आपको अपने जेल स्लैब के अंदर दिखाई देंगे। तो अभी कह रहे थे सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस। मतलब जैसे मान लीजिए आपको ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए, तब आप क्या करोगे, इसको, इस पीस को, जेल के पीस को यहाँ से काट लोगे, और काटने के बाद क्या करोगे, इसमें से आप अपना ये वाला डीएनए के पीसेस क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। कैसे, जेल को डिजोल्व करके, जैसे भी है, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इनको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, हम एल्यूशन बोलते हैं। तो एल्यूशन करने के बाद क्या है कि हम डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है ये कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। अब इन फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जो कि हम क्या करेंगे, इसको अपने वेक्टर के साथ जोड़ने में के लिए यूज़ करेंगे। चलिए तब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि देखिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया वो यही है। सबसे पहले एक जेल स्लैब है, इसमें क्या किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये जेल वेल बोलते हैं इनको। इन वेल्स में आप अपने डीएनए जो आपने काट के रखा है पहले से ही, वो इनके अंदर फीड कर देते हैं। अब देखिए इधर ऊपर की तरफ कैथोड यानी नेगेटिव लगा रखा है, और इस तरफ जो है क्या है, ये एनोड लगा दिया गया है। अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो जेल स्लैब है इसको किस में डाल दिया है, बफर सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब इसको जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होंगे कि लॉन्गर मोलिक्यूल्स पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे मोलिक्यूल्स हैं वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, और इस जेल स्लैब में क्या कर दिया जाता है, पहले से ही इथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक डाई मिला दिया जाता है, जिसको हम यूवी रेडिएशन डालेंगे जैसी जेल स्लैब पे, तो ये हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स जो है आपको दिखाई देने लग जाएंगे। चलिए तब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम और वीडियो डालते रहेंगे धीरे धीरे। आप जो है वीडियो के लिए कंटिन्यूसली जो है हमारे यूट्यूब लिंक पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड हम, या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो या लेक्चर होगा वो इसी स्लाइड से आगे चालू होगा। थैंक यू।